हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज बीपीसी 003 का ब्लॉक 2 शुरू किया है। इसका यूनिट 1 है डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड क्वालिटी ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो इस यूनिट में पूरा फोकस जो है वो रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन सिंपली इसका ये मतलब ये होता है कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसमें आपने क्या क्या करना है, तो आप उसका जो पूरी प्लानिंग करते हो उसको रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। तो इसमें अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। तो पहले तो यहाँ पे रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन डिस्कस करी हुई है। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपेरिमेंट होता है। आपने जो भी रिसर्च करनी है उसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो उस एक्सपेरिमेंट का आप किस तरीके से उसमें वेरिएबल्स चूज करोगे, डेटा कलेक्शन आपकी रिसर्च में कैसे होगा, फिर उस डेटा को आप मेजर कैसे करोगे, मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या यूज होंगे, फिर उसको एनालाइज कैसे करोगे, किस टाइप की रिसर्च होगी, कौन सा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ती है ना, पहले लिखना पड़ता है, पूरा प्लान बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग सच अ रिसर्च डिजाइन क्या क्या करते हैं उसमें हम ऑपरेशनलाइजिंग वेरिएबल्स, मतलब हमारे वेरिएबल्स कौन से होंगे जिनको हमने स्टडी करना है। सिलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ इंटरेस्ट टू स्टडी, किस सैंपल के ऊपर करना है, पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे। कलेक्टिंग डेटा टू बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, तो अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो डेटा है वो कैसे कलेक्ट करना है। फाइनली हमने रिजल्ट को एनालाइज कैसे करना है, क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली, हमारी रिसर्च क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी। तो बेसिक जो हमने पुराना जो लास्ट यूनिट में और लास्ट ब्लॉक में जो भी पढ़ा है वो सब चीजें जब डिसाइड करके प्लान आउट करते हैं तो उसको रिसर्च डिजाइन कहते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन और दी हुई है कि रिसर्च डिजाइन इज अ बेसिक प्लान फॉर रिसर्च। तो आपको ये 2-3 डेफिनेशन इसमें लिखनी पड़ेगी, तो आपको जो इजी लगे वो आप याद कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक ये वाली आप लिख सकते हो डेफिनेशन जिसमें आप ये 3 पॉइंट्स बता सकते हो। एक ये आप डेफिनेशन दूसरी ये ले सकते हो। और कर्लिंगन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रिसर्च डिजाइन है इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है कि उसका स्ट्रक्चर, ये जो है रिसर्च डिजाइन का ये एक प्लान होता है, दिस इज अ प्लान एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर एंड इट इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे इन्होंने करलिंगन ने ये बोला है कि रिसर्च डिजाइन जो है वो एक प्लान होता है। प्लान का मतलब क्या है? ओवरऑल स्कीम होती है रिसर्च करने की, एक आउटलाइन होती है जिसमें हम अपना हाइपोथेसिस लिखते हैं, फिर आगे इसको कैसे हमने डेटा कलेक्ट करके इसको वेरीफाई करना है। रिसर्च डिजाइन एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च होता है जो हमारे लिए डिसाइड करता है कि हमने आगे कैसे अपने मतलब रिसर्च में आगे कैसे बढ़ना है। देन रिसर्च डिजाइन एक स्ट्रैटेजी भी होती है डेटा कलेक्ट करने की, डेटा एनालाइज करने की। तो करलिंगर की ये डेफिनेशन आपने जरूर मेंशन करनी है जब भी आप रिसर्च डिजाइन के बारे में समझाएंगे, और उसके अंदर की ये 3 पॉइंट्स। फिर पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन क्या होता है? तो पर्पस तो वही होता है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसको हम ठीक से कर पाए, हमें पता हो कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, तभी हम प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर्पस है कि हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, हमारे रिसर्च की वैलिडिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो। वैलिडिटी का मतलब क्या है? वैलिडिटी का मतलब ये है कि जिस चीज पे हम रिसर्च कर रहे हैं उससे हमारी डायरेक्शन अलग नहीं होनी चाहिए, हम सही डायरेक्शन में चल रहे हो। ऑब्जेक्टिविटी होने का मतलब है कि उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो इसलिए रिसर्च डिजाइन बनाया जाता है। रिसर्च डिजाइन से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमने किस चीज पे ऑब्जर्वेशंस करनी है और कैसे ऑब्जर्वेशंस करनी है, मतलब डेटा कलेक्ट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करना है। तो बार बार वही चीज ये बता रहे हैं कि रिसर्च डिजाइन में हम क्या क्या डिसाइड करते हैं। रिसर्च डिजाइन वेरियस कंट्रोल की तरह एक्ट करता है। वेरिएंस कंट्रोल का मतलब है कि आपके जो डेटा कलेक्शन में जो स्कोर्स आ रहे हैं उसमें ज्यादा वेरिएंस नहीं होना चाहिए। वेरिएंस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एवरेज से बहुत ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए आपके स्कोर्स। वेरिएंस जितना कम होगा, ये डिस्टेंस आपका जितना कम होगा स्कोर्स के बीच का, उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये डिस्टेंस ज्यादा कब होता है? जब आप बहुत ही एक्सट्रीम टाइप के डेटा कलेक्ट कर लेते हो जो बिल्कुल ही आपस में मैच नहीं करता। तो आपने अलग अलग टाइप के बहुत ही एक्सट्रीम टाइप के लोगों से डेटा कलेक्ट कर लिया, किसी ने आपको बिल्कुल ही यस वाला आंसर दिया, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, किसी ने बिल्कुल ही नो वाला आंसर दे दिया, आपका मतलब एवरेज नहीं निकल पा रही है क्योंकि डेटा कलेक्शन में वेरिएंस बहुत ज्यादा है। तो इस वेरिएंस को कंट्रोल करना है, वरना आप क्या डिसाइड करोगे। तो एक डिसीजन लेने के लिए हमें एक एवरेज स्कोर हाईएस्ट चाहिए होता है, ताकि हम बोल सके कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ये मानते हैं।
लेकिन अगर हमें वो एवरेज स्कोर ही नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वेरिएंस नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा। रिसर्च डिज़ाइन में वेरिएंस कंट्रोल करना होता है कि हमें बहुत ही डिफरेंट टाइप के आंसर्स ना मिलें, थोड़ा बहुत तो कुछ कॉमन होना चाहिए उनके, जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों से हम पूछ रहे हैं, वो जो भी हमें बता रहे हैं उनकी बातों में, उस डेटा में कुछ तो थोड़ा बहुत कॉमन होना चाहिए जिससे हम अपनी रिसर्च को कंक्लूड कर सके। तो वेरिएंस कंट्रोल करना होता है। एंड वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ द डिस्पर्जन और स्प्रेड ऑफ सेट। जो स्कोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने जैसे टेस्टिंग, किसी की डेटा कलेक्ट करने के लिए आपने इंटरव्यू लिया किसी का, या किसी का क्वेश्चनर किसी को दिया, उसके बाद आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स जो भी उसने दिए उसमें उसकी स्कोरिंग करी है, 0 1 2 नंबर देके जो भी स्कोरिंग करी है, तो उसमें ज़्यादा डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए, फैला हुआ नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो ज़्यादा इस तरीके से नहीं आना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, ताकि आपका जो है एक एवरेज स्कोर निकल के आ सके। अब इसमें 3 टाइप के वेरिएंस के बारे में ये बात कर रहे हैं। एक तो वेरिएंस होता है जो सिस्टमैटिक वेरिएंस होता है, जो हमें चाहिए होता है। दिस इज मतलब ये वेरिएंस तो हमें चाहिए होता है। तो एक हो गया सिस्टमैटिक वेरिएंस, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस भी कहते हैं। एक हो गया एक्सट्रेनियस वेरिएंस, एक हो गया एरर वेरिएंस। ये 3 टाइप के वेरिएंस होते हैं। तो रिसर्च डिजाइन का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो सिस्टमैटिक वेरिएंस है उसको बढ़ाना है, उसको इसको इंक्रीज करना है सिस्टमैटिक वाले को। और एक्सट्रेनियस वेरिएंस है जो, मतलब हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो होते हैं जिसकी वजह से हमारे स्कोर्स खराब आ जाते हैं, उसको कंट्रोल करना है। और जो एरर वेरिएंस है, एरर वेरिएंस मतलब एरर की वजह से जो स्कोर्स आते हैं वो खत्म करने हैं, बहुत ही कम करने हैं। तो सिस्टमैटिक वेरिएंस का मतलब, सिस्टमैटिक वेरिएंस का मतलब ये है कि अगर आप किसी, जैसे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, किसी कॉज का इफेक्ट देखते हैं, किसी कॉज का इफेक्ट देखते हैं। मान लो आप ये देखना चाहते हो कि अगर कोई 2 घंटे लगातार पढ़ाई करता है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है, उसका स्कोर कैसा आता है टेस्ट में। और उसके बाद आप देखना चाहते हो कि कोई इससे ज़्यादा पढ़ेगा तो उसका कैसे आएगा। तो सिस्टमैटिक वेरिएंस का मतलब यही है कि आपने जब उसका टाइम बढ़ा दिया तो उसके स्कोर में कोई फ़र्क आया या नहीं आया, फिर आपने 4 घंटे कर दिया तो कोई स्कोर में फ़र्क आया या नहीं आया। तो ये सिस्टमैटिक वेरिएंस है, मतलब ये जो स्कोर चेंज हो रहे हैं ये सिस्टमैटिक वेरिएंस है। अब ये चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि तभी तो हमारी जो रिसर्च है उसका कोई फर्क पड़ेगा। सपोज आपने किसी को 2 घंटे लगातार पढ़ने के लिए बोला, अपने पार्टिसिपेंट को, किसी को 3 घंटे, किसी को 4 घंटे, उनके स्कोर में कोई फर्क ही नहीं आ रहा है, फिर तो आपकी स्टडी में कुछ लिखने के लिए ही नहीं मिलेगा आपको। बट आपको चाहिए कि कुछ ना कुछ तो उसमें रिजल्ट नजर आना चाहिए ना, तभी आप रिसर्च में कुछ कंक्लूड करोगे। तो ये सिस्टमैटिक वेरिएंस आपको ज़्यादा चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमने 2 3 4 घंटे लिए हैं, इससे बेटर होता है कि हम थोड़ा सा यहीं पे वेरिएंस बढ़ा दें। तो यानी कि हम 2 घंटे, उसके बाद हम 3 की जगह 4 घंटे, फिर 4 की जगह यहाँ पे 8 घंटे, ऐसे कर लें। तो जब हम ये वाला वेरिएंस बढ़ा देंगे तो हमारे स्कोर में वेरिएंस ऑटोमेटिकली आएगा। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक, जो हम मैनिपुलेशन करके करते हैं। तो ये होना चाहिए हमारे रिसर्च में, ये ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा आता है एक्सट्रेनियस वेरिएंस, जो हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एक्सट्रेनियस यानी कि जो हमारे स्कोर को खराब कर सकते हैं, उस टाइप का वेरिएंस है या वेरिएबल्स है। जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट ब्लॉक में, ये वो होते हैं, उनकी वजह से जो स्कोर आते हैं उनको एक्सट्रेनियस वेरिएंस कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको वो एग्जांपल दिया कि अगर कोई 2 घंटे पढ़ता है तो उसकी टेस्ट में क्या स्कोर्स आते हैं, अगर कोई 4 घंटे पढ़ता है तो उसके स्कोर्स क्या आते हैं टेस्ट में, और कोई 8 घंटे पढ़ता है। हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहा है। अब इसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हो जाएंगे, ये तो हमारे अपने वेरिएबल हो गए जो हमें चाहिए, सिस्टमैटिक वाले, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सट्रेनियस इसमें क्या हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा सोचो, कि हो सकता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हमने बिठाए हैं उसमें से जो, जिसको हमने 8 घंटे पढ़ने के लिए बोला है, उस पार्टिसिपेंट का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है। तो उससे क्या होगा, अगर उसको 8 घंटे लगातार पढ़ने बिठा दोगे और वो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उसके स्कोर तो बहुत ज्यादा हाई आ जाएगा। तो अगेन वही बात हो जाएगी कि आपका एक एवरेज स्कोर जो है वो नहीं बन पाएगा। ये स्कोर्स कम आएंगे और ये स्कोर बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि वो बच्चे का आईक्यू भी ज्यादा था जो आपने ध्यान नहीं दिया। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए था कि तीनों पार्टिसिपेंट्स ऐसे होने चाहिए थे जिनका आईक्यू लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रेनियस वेरिएंस आ जाता है। ये चीज का ध्यान रखना है
कि हमारे रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट में कोई इस तरह की गड़बड़ ना हो जब हम पार्टिसिपेंट्स को चूज कर रहे हैं, कि कोई ऐसी चीज हमसे छूट जाए जिसको हम ध्यान ना दें, उस वजह से हमारा जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा वेरिएंस उसमें नजर आए जो हमें नहीं चाहिए। तो ये कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? पहला मेथड होता है रैंडमाइजेशन। एक तो देखो ये एलिमिनेशन लिखा है, एलिमिनेशन मतलब ऐसे लोगों को तो हटा ही दो जिनकी वजह से स्कोर बहुत ज्यादा डिफरेंट आएगा। एक होता है रैंडमाइजेशन की रैंडमली चूज करो, एक होता है मैचिंग, और एक होता है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो पहले रैंडमाइजेशन यहाँ पे बताया हुआ है। रैंडमाइजेशन मतलब रैंडमाइजेशन मीन्स है रैंडम सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट। तो आप स्कूल में किसी में ये एक्सपेरिमेंट करने गए हो, वहां पे 50 बच्चे आपने किसी एक पर्टिकुलर क्लास के, सपोज आपने 10th क्लास के 50 बच्चों को रैंडमली चूज कर लिया है, ठीक है। आपने ये नहीं देखा है, मतलब वहां पे सपोज 10th के 5 सेक्शंस हैं, ABCDE, उन पांचों में से आपने 10-10 बच्चे रैंडमली चूज कर लिए। अभी आपने कुछ नहीं देखा कि वो स्टूडियस बच्चे हैं या वो ऐसे ही बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं है, IQ कुछ नहीं पता आपको, तो ये होता है रैंडम सिलेक्शन। फिर इसको आपने दो ग्रुप में, अगर सपोज मैंने आपको बताया था ना कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो इस तरीके से अगर आप उनको अलग अलग रैंडम ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो तो उसको रैंडम असाइनमेंट बोलते हैं। असाइन करना, ग्रुप्स में असाइन करना, कि आप इधर चले जाओ, आप इधर चले जाओ, ये आप उनको असाइन कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड रैंडम असाइनमेंट। रैंडमली क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें बायसनेस शो नहीं करनी है। तो यहाँ पे रैंडम आपने करना है। अब हो सकता है यहाँ पे आपके ज्यादा मेल्स आ जाए और यहाँ ज्यादा फीमेल्स आ जाए, तो रैंडम वाले की ये थोड़ा सा वो हो जाती है, डिसएडवांटेज हो जाती है कि जब आप रैंडमली करते हो तो कई बार आप एक साइड पे ज्यादा एक ही तरह के लोग भेज देते हो। ये भी हो सकता है कि रैंडमली जब आप कर रहे हो तो इसमें जो है ज्यादा स्टूडियस बच्चे आपके इस ग्रुप में आ जाए, तो ये आपके रैंडमाइजेशन में एक प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी रैंडमाइजेशन करनी जरूरी होती है। फिर उसके बाद एलिमिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि उस पर्सन को एलिमिनेट कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आपने उन बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो उसमें क्या हुआ कि आपके मेल फीमेल की प्रॉब्लम आ रही है, एक जगह ज्यादा बॉयज आ गए, एक जगह ज्यादा गर्ल्स आ गई हैं। तो अब क्या होगा, बॉयज और गर्ल्स में स्कोर्स का फर्क आ जाएगा जेंडर की वजह से। तो एलिमिनेट कर दो, मतलब कि आप एक काम करो, एक जेंडर को एलिमिनेट कर दो। दैट मीन्स आप सिर्फ बॉयज लो, 50 बॉयज लो, 10th क्लास के हर एक सेक्शन से 50 बॉयज लो और उनको दो ग्रुप में कर दो, तो ये जेंडर वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब ये तो कर सकते हैं हम कि हमने एक जेंडर एलिमिनेट ही कर दिया, हमने फीमेल्स को लिया ही नहीं, सिर्फ बॉयज को लिया। लेकिन अब इसकी भी डिसएडवांटेज क्या है कि पावर ऑफ जर्नलाइजेशन खत्म हो जाती है। पावर ऑफ जर्नलाइजेशन का मतलब, सपोज आपने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये कंक्लूड कर दिया कि अगर ये बच्चे जो है 8 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो इनका स्कोर जो है वो अबव 70% आएगा, ये आपने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब ये तो आपने सिर्फ मेल्स पे किया था ना, व्हाट अबाउट फीमेल्स? तो आप ये जनरलाइज नहीं कर सकते फीमेल्स पे, अब आपको फीमेल्स के लिए अलग करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। तो एलिमिनेशन में कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि अब आप एक चीज, जब एक वेरिएबल हटा देते हो तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते पॉपुलेशन के ऊपर। फिर मैचिंग टेक्निक का भी यूज करते हैं। मैचिंग जैसे मैंने बोला कि किसी का IQ ज्यादा हो गया, किसी का कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम बैकग्राउंड चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे कि उनका IQ सबका जो है वो सिमिलर होना चाहिए, या वो जो बच्चे हैं सिमिलर बैकग्राउंड से होने चाहिए, तो मैच करके पहले ही हम चूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप मैच करके चूज कर रहे हो, अब इसकी भी एक डिसएडवांटेज है। आप सपोज एक 10th के एक सेक्शन में गए A में, वहां पे आपने पूछा भाई किस किस का IQ स्कोर 70 और 100 के बीच में आता है, वो बच्चे बाहर आ जाओ, आपने उनको बाहर बुला लिया। फिर आप B सेक्शन में गए, वहां पे आपने पूछा किस किस का 70 to 100 स्कोर आता है। आपने क्या किया, इसमें से 5 मेल्स ले लिए, 5 फीमेल्स ले ली, यहाँ भी 5 मेल्स 5 फीमेल्स। अब आप देख देख के ले रहे हो, है ना, ताकि मैचिंग हो जाए और किसी तरीके का वो ना हो, मिसमैच ना हो या कहीं पे कम ज्यादा ना हो। पर अब इसकी डिसएडवांटेज ये है कि आप यहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से देख देख के चूज कर रहे हो, तो वो रैंडमाइजेशन वाला प्रिंसिपल को आप वायलेट कर रहे हो। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। मैचिंग में हम सब कुछ अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं, तो फिर रैंडमाइजेशन तो होगा ही नहीं। फिर लास्ट में आता है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल।
जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसका नाम आपने रट के एकदम लिखना है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस टेक्निक से क्या होता है कि जो कोवेरिएट्स होते हैं या जो सेकेंडरी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चौथा मेथड है जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको अभी इसको डिटेल में नहीं बता रही। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो हमें नहीं चाहिए होते। फिर एरर वेरिएंस मतलब कोई जो एरर आने के चांसेस होते हैं तो उसको हमने मिनिमाइज करना है। एरर आने के चांसेस हो सकते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंटर का काम है कि उसको मिनिमाइज करे। एरर के चांसेस कब होते हैं, जैसे लोगों के एटीट्यूड में फर्क होता है, मोटिवेशन लेवल में फर्क होता है, और कई बार आप मेजर करने में ही एरर कर देते हो कुछ चीजों को, आप जैसे स्कोर मेजर करने में आपने एरर कर दिया, तो वो चीजें ध्यान में रखनी होती है। अगेन यही वाला मेथड इसके लिए यूज होता है, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। अब आते हैं डिजाइन सिलेक्शन के ऊपर। अब डिजाइन सिलेक्शन का मतलब है कि आपके उसमें कितने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होंगे, कितने कंट्रोल ग्रुप होंगे, मतलब किस तरीके से आप अपना रिसर्च जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वो बनाओगे, कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कितना सिंपल होगा। वैसे तो इसमें ये देखा जाता है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, ये देख के चूज किया जाता है डिजाइन। दूसरा इसमें मेन चीज ये भी होती है कि हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना होता है कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव है रिसर्च। अब इसके आगे चलते हैं, क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई भी एक अच्छा रिसर्च डिजाइन है तो उसके क्या क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। तो सबसे पहले तो है कि कैपेबिलिटी टू आंसर रिसर्च क्वेश्चंस एडिक्वेटली। तो हमारी रिसर्च जिस चीज को सर्च करने के लिए हो रही है, रिसर्च का मतलब क्या है कि आप सर्च कर रहे हो, कुछ अपने आंसर सर्च कर रहे हो, उसका आंसर आपको मिलना चाहिए रिसर्च के थ्रू। तो आपका रिसर्च डिजाइन इतना स्ट्रांग और इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन उससे मिल पाए। उसके बाद कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए उसमें, जैसे कि हमने पढ़ लिया कि किस तरह के वेरिएबल्स हमें कंट्रोल करने हैं। हमें उसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कंट्रोल करने हैं, हमें उसमें एरेनियस वेरिएबल एरर होती है जिसे वो कंट्रोल करने हैं। तो एक अच्छा डिजाइन जो है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए केपेबल होना चाहिए। जो कंट्रोल नहीं हुए तो आपका जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो टोटली खराब हो सकता है। फिर आता है जर्नलाइजेशन, जर्नलेबिलिटी, मतलब कि जो आपने रिसर्च करी है वो आप पूरी, आपने सैंपल पे रिसर्च करी है लेकिन वो पूरी पॉपुलेशन को आप जर्नलाइज कर पाओ उसके थ्रू। जो चीज आपने अपने सैंपल पे रिसर्च करके कंक्लूजन निकाला है वो आप सबके लिए कह पाओ कि सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ये नहीं कि आपने कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड लोगों पे रिसर्च करके बोल दिया कि सबके साथ ऐसा ही होता है। आपके सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। क्वालिटी ऑफ रिसर्च डिजाइन, क्वालिटीज में क्या क्या आता है कि एक अच्छे रिसर्च डिजाइन में क्या चीजें होनी, क्या करेक्टरिस्टिक्स होने जरूरी हैं। एक अच्छा रिसर्च डिजाइन कब कहलाता है, जब उसमें किस तरह की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है थ्योरी बेस। गुड रिसर्च स्ट्रैटेजी रिफ्लेक्ट द थ्योरीज विच आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। कोई भी रिसर्च है वो आपकी थ्योरी को रिफ्लेक्ट करता है। थ्योरी यानी कि जब आप एक सॉल्यूशन का आंसर ढूंढते हो जिसमें प्रिडिक्ट करा होता है आपने, जैसे आप हाइपोथेसिस बनाते हो तो थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशंस कैन बी हाइपोथाइज, आप अपनी थ्योरी को एक हाइपोथेसिस की फॉर्म में लिखते हो। थ्योरी क्या करती है, प्रिडिक्ट करती है कि किस तरह की ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट होगा। आपके रिसर्च में वो चीजें नजर आनी चाहिए जो आपने प्रिडिक्ट करी थी, जिसपे आपने हाइपोथेसिस बनाया था और आपने फाइनली उसको कैसे वैलिडेट किया है। दूसरी चीज बोल रहे हैं सिचुएशनल होनी चाहिए। गुड रिसर्च डिजाइन रिफ्लेक्ट द सेटिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सेटिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मींस कहाँ पे रिसर्च हुई, किस तरीके से हुई, कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे, क्या सेटिंग्स थी उस टाइम पे, कैसे हुआ इंटरेक्शन लोगों का, कैसे रिसर्च करी गई।
This was illustrated above where a particular need of teachers and administrators were explicitly addressed in the research design. Similarly, मतलब कि आपने क्लियरली उसमें लिखा है कि किस तरह के पार्टिसिपेंट्स थे आपके, कैसे आपने उनके साथ इंटरेक्ट किया, कैसे वो आपके साथ कांटेक्ट, मतलब आपने क्लियर उसमें सब चीजें लिखी हुई हैं, जैसे जैसे वो कोई इमेजिन कर पा रहा है कि आपने कैसे करी। फिर है तीसरी चीज कि फिजिबल होनी चाहिए, मतलब कि इम्प्रैक्टिकल। फिजिबिलिटी क्या होता है? फिजिबिलिटी मतलब आप प्रैक्टिकेबिलिटी होती है कि आपने जो सोचा वो एक्चुअली में आप कर पा रहे हो। आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो अपने रिसर्च डिज़ाइन को कि आप उसको फॉलो ना कर पाओ। प्रॉब्लम्स आती हैं हर रिसर्च डिज़ाइन पर, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकल जाता है। तो इतना फिजिबल हो आपका डिज़ाइन, उसमें जो टाइमिंग्स आपने रखे हैं, जितनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपने देखी है, वो सब हो पाए। फोर्थ है रिडंडेंट। रिडंडेंट का देखो वैसे तो मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ जो यूजलेस हो गई हो, पर यहाँ पे ये रिडंडेंट का मतलब ये कहना चाह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब इस आपके रिसर्च डिज़ाइन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई उसको उसके रिजल्ट्स के ऊपर दोबारा से काम करना चाहे और दूसरे सेटिंग्स में काम करना चाहे, तो वो आपकी रिसर्च वहाँ पे भी यूज़ हो सके। रिसर्च को एक आपने ध्यान से ये चीज़ समझनी है और हमेशा याद रखनी है, रिसर्च में आगे RE लिखा होता है, जिसका मतलब है कि जो चीज बार बार हो सके। री मतलब बार बार हो सके। तो रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर दोबारा काम हो सके, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एफिशिएंट होनी चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है कि आपके जो उसमें रीजनेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, स्ट्रेटेजीज अच्छी हो, वैलिड हो। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अच्छे रिसर्च के डिज़ाइन में होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो रिसर्च है वो भी बहुत अच्छा हो। इस यूनिट में इन्होंने इतना ही बताया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।